साथियों नमस्कार। आज जानेंगे मूल अधिकार के वीडियो में कि आर्टिकल 16, 17, 18 क्या है, क्रीमी लेयर क्या है, लोक नियोजन यानी कि नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था किस आर्टिकल्स के द्वारा दी गई है, ये सब यानी कि आर्टिकल 16, 17 और 18 को डिटेल में जानेंगे। तो आज समानता का अधिकार समाप्त हो जाएगा। जरूरी है। क्रीमी लेयर क्या है? वैसे ओबीसी के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल जो एडवांस हो चुके हैं, जिनका इनकम अच्छा हो गया है, सामाजिक स्थिति बेहतर हो गई है, शैक्षणिक स्थिति अच्छी हो गई है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये मंडल कमीशन में आरक्षण को, ये ओबीसी को आरक्षण की अपील की गई थी 90 के दशक में। 27% रिजर्वेशन दिया जाता है ओबीसी को अभी। क्रीमी लेयर क्या है ये जानते हैं अब। क्रीमी लेयर या मलाईदार बोलते हैं इसको। क्रीमी लेयर मतलब ओबीसी के अंदर वैसे ग्रुप ऑफ पीपल जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली एडवांस हो गए हैं, वो मुख्य धारा से मतलब जुड़ चुके हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अभी हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट एससी के अंतर्गत इसी तरह का क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाने को डिसीजन दी थी, जो जिसका विरोध भी हुआ था। तो एससी के अंदर भी होना चाहिए क्रीमी लेयर। ओबीसी का अंदर हुआ है तो एससी के अंदर भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो क्रीमी लेयर कौन है? क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेशन वैलिड होता है वो माता पिता की इनकम या स्टेटस देखा जाता है, ना कि उम्मीदवार का। कैंडिडेट का इसमें कोई लेना देना नहीं है, माता पिता का इनकम या स्टेटस देखा जाता है। क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर कौन है? कोई भी व्यक्ति है, उसके माता या पिता में से कोई एक या दोनों कोई भी संवैधानिक पद होल्ड करते हैं, संवैधानिक पद पर हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, कोई भी संवैधानिक पद, पीएम वगैरह हैं, जज वगैरह हैं, वकील हैं, तो वे क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, कलाकार, लेखक, ये सब क्या है? क्रीमी लेयर। इनमें आय को भी शामिल किया जाता है कि आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। ग्रुप ए या क्लास 1 ऑफिसर वगैरह या क्लास 1 में सर्विस देते हैं, सर्विस में वे कार्यरत हैं, तो उनको भी क्रीमी लेयर ट्रीट किया जाएगा। मान लेते हैं एक्स कोई व्यक्ति का नाम उम्मीदवार, इसके माता है ए और पिता है बी, दोनों में से कोई एक, ए या बी, कोई एक या दोनों क्लास 1 में सर्विस में कार्यरत हैं ग्रुप ए में, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, तो वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत काउंट होंगे। ग्रुप बी में यदि दोनों पेरेंट्स यानी कि माता और पिता दोनों ग्रुप बी में हैं या क्लास 2 में है, राज्य सरकार के अंतर्गत या केंद्र सरकार के अंतर्गत, तो भी वो क्रीमी लेयर ही होंगे, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। निजी कंपनी में भी क्लास 1 या क्लास 2 जैसे इसके समकक्ष अधिकारों पर सेवा पर कार्यरत हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बैंक, यूनिवर्सिटी में क्लास 1 या क्लास 2 अर्थात ग्रुप 1 या ग्रुप ए या ग्रुप बी जैसे सेवा में कार्यरत हैं, दोनों आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो क्रीमी लेयर है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, सरकारी जो सेवक होते हैं, उनका रैंक देखा जाता है, उनका इनकम नहीं देखा जाता। इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं ग्रुप सी में कोई व्यक्ति कार्यरत है और उसका डीए वगैरह टीए वगैरह जोड़कर एनुअली इनकम वार्षिक आय 8 लाख से अधिक हो गया, तो भी वो क्रीमी लेयर होंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इनका देखा जाता है क्या? इनकम नहीं देखा जाता है, इनका सैलरी नहीं देखा जाता है, इनका देखा जाता है क्या? रैंक। यदि यही व्यक्ति ग्रुप बी में होते और इनकम इनका कुछ भी होता 8 लाख या इससे अधिक भी, तो ये क्या होते? क्रीमी लेयर होते, ग्रुप 1 में होते तो। और यदि ग्रुप सी में इनकम 8 लाख से अधिक भी है तो भी ये क्रीमी लेयर है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इनकम 8 लाख सालाना से कम होना चाहिए, तो वो क्रीमी लेयर नहीं होंगे। यदि 8 लाख से अधिक है या 8 लाख है तो वो क्रीमी लेयर होंगे। इसमें इनकम आय में क्या क्या काउंट किया जाता है? सैलरी को काउंट नहीं किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, उनका सैलरी नहीं काउंट किया जाता है, ना ही एग्रीकल्चर से जो इनकम प्राप्त होता है उसको काउंट किया जाता है। व्यवसाय, शेयर, इंटरेस्ट, ये सब काउंट किया जाता है। तो अधिकतर जो जनरली नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि इतना इनकम किसको आएगा? व्यापार से, इंटरेस्ट, शेयर मार्केट से, शेयर रेट से इतना इनकम 8 लाख संभव ही नहीं है। सेना में कर्नल या इसके समकक्ष अधिकारी, ये क्रीमी लेयर है। और ईडब्ल्यूएस के लिए क्राइटेरिया ये सब है, इनका इनकम आय 8 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए सालाना। ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, ये एडमिशन में भी और गवर्नमेंट जॉब में भी। और इसमें एससी, एसटी, ओबीसी के अंतर्गत नहीं होगा ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस अलग जनरल कैटेगरी के लिए ही बना है, जो इन तीनों के अलावा है।
और इनके आय में कृषि, वेतन, व्यवसाय, व्यापार, पूरे परिवार के सम्मिलित आय को शामिल किया जाता है। और ये जो इसमें है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसके लिए सैलरी और एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़कर शामिल किया जाता है। तो ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखनी है, ये फैक्ट है। और 5 एकड़ का कृषि भूमि से कम होना चाहिए। अर्बन एरिया में 200 स्क्वायर यार्ड से कम रेसिडेंशियल लैंड होना चाहिए। तो ये है EWS का क्राइटेरिया। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 संविधान में लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। लोक नियोजन मतलब वही नियुक्ति वगैरह में, गवर्नमेंट जॉब में। इसको लेमन टर्म में बताएं तो ये सरकारी जॉब में आरक्षण की व्यवस्था करता है। कौन? आर्टिकल 16 आरक्षण से संबंधित है। किसमें? लोक नियुक्ति में, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में। और आर्टिकल 15 आरक्षण किसकी बात करता है? एडमिशन में और फी वगैरह में। तो इसमें कहा गया कि राज्य सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करेगी। समान अवसर प्रदान करने के लिए हो सकता है किसी के साथ भेदभाव करना भी पड़े। जैसे एक यहाँ पर क्या चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है। एक व्यक्ति है, बच्चा, जिसकी हाइट है मान लेते हैं 3 फीट, और एक बड़ा है, वयस्क है, इसकी हाइट फीट मान लेते हैं 6 फीट है। तो इसको दिखाई पड़ रहा है, इसको नहीं दिखाई पड़ रहा। इसको दिखाई पड़ने के लिए इसमें हम क्या देंगे, एक चेयर या टेबल डालना पड़ेगा 3 फीट का, तो ये इसके समतुल्य होगा। तो ये भेदभाव हुआ। तो इसी को बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्रवाई। भेदभाव करके हम इसके बराबर अवसर प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो उद्देश्य हमारा क्या है? बराबरी लाना। तो भेदभाव ही क्यों ना करना पड़े, तो इसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है? 15, 16, 19, 29, 30। इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। तो आर्टिकल 16 किसको प्राप्त होगा? केवल नागरिक को। क्या कहा गया आर्टिकल 16(1) में, क्लाउज 1 में, कि लोक नियोजन में सभी नागरिक को समान अवसर मिलेगा, चाहे उनका धर्म, जाति, वंश, लिंग कुछ भी हो। भेदभाव धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर नहीं किया जाएगा। राज्य भेदभाव नहीं कर सकती है। 16(2) में क्या कहा गया? 16(2) में कि राज्य भेदभाव धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, आवास, निवास स्थान के आधार पर नहीं कर सकती है। आर्टिकल 16 क्लाउज 3 में कहा गया है कि निवास स्थान के आधार पर सरकार या राज्य भेदभाव कर सकती है, निवास स्थान के आधार पर आरक्षण प्रदान करके। जैसे संसद वगैरह में दिया जाता है रिजर्वेशन। जैसे बिहार PCS है, उसमें तो बिहार लोगों का रिजर्वेशन अधिक रहता है स्टेट के लिए। यूपी PCS है तो वहाँ के लोगों के लिए, यूपी पुलिस है तो वहाँ के लोगों के लिए दिया जाता है। तो ये भेदभाव है। तो निवास के स्थान पर भेदभाव कर सकती है। आर्टिकल 16 क्लाउज 3 में ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 16 क्लाउज 4, अनुच्छेद 16 क्लाउज 4, ये एक प्रसिद्ध है आर्टिकल जो आरक्षण से संबंधित है। इसी के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 16(4). इसमें क्या कहा गया है कि राज्य को ये अधिकार है, ये राइट्स है स्टेट को। राज्य क्या? आर्टिकल 12 के तहत वही डेफिनेशन है। राज्य क्या है? अधिकार पिछड़े लोगों हेतु, सरकार पिछड़े लोगों हेतु, पिछड़ा सामाजिक पिछड़ा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक पिछड़ापन, नियुक्ति या पदों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। इसमें पिछड़ा वर्ग कौन है? परिभाषित नहीं है। राज्य की दृष्टि में जो भी पिछड़ा है सभी काउंट हो जाएगा इसमें। तो ये नोट करने वाली बात है। क्लाउज आर्टिकल 16(4)A में क्या कहा गया है? इसी में भी आरक्षण है, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण, प्रमोशन में रिजर्वेशन, रिजर्वेशन ऑन इन प्रमोशन। लेकिन ये रिजर्वेशन में प्रमोशन की बात केवल SC ST के लिए दिया जाता है, OBC को अभी तक नहीं दिया जाता है। ये कब ऐड किया गया? 77वां CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995 द्वारा ऐड किया गया। SC ST को रिजर्वेशन में, प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया, ऐड किया गया? 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा। OBC को भी शामिल किया जाता है? नहीं, OBC को केवल 16(4) के तहत मिलता है रिजर्वेशन, पदोन्नति प्रमोशन में नहीं मिलता है। 16(4)B में क्या कहा गया है? 81वां संविधान संशोधन एक्ट 2000 के द्वारा इसे ऐड किया गया, 4B। इसमें बैकलॉग वैकेंसी की बात करते हैं। बैकलॉग वैकेंसी क्या होता है? पिछले वर्ष की खाली वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड आगे शामिल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझना है इसको। 2024 में मान लेते हैं किसी भी UPSC में, मान लेते हैं 2024 में 100 सीट की वैकेंसी निकली टोटल। इसमें 27% OBC के लिए रिजर्व है, ठीक है 27। लेकिन किसी कारणवश सीटें BC भर पाई OBC के लिए, 7 सीटें बच गई। तो इस 7 सीट को भरपाई किया जाएगा अगले वर्ष। फिर अगले वर्ष निकला मान लीजिए सेम सीटों की संख्या सेम है 100। इसमें 27% OBC के लिए रिजर्व है।
और बैक लोग जो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा वो 7 सीटें यहाँ से लाई जाएगी, 7 सीटें। तो कितना हो जाएगा टोटल? 27 और 7 34, 27 और 7 34। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस जो बैक कैरी फॉरवर्ड जो सीट बचा हुआ पिछले वर्ष का सीट है उसको अलग से ट्रीट किया जाएगा, सेपरेट, ना कि इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें शामिल करने से हो सकता है कि 50% जो आरक्षण का सीमा वो क्रॉस कर जाए, इसलिए इसको अलग ट्रीट किया जाएगा, अलग से। इसको आरक्षण वगैरह में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यही है 16(4)(b). आर्टिकल 16(5) में क्या है कि धार्मिक और सांप्रदायिक जो संस्था है उसमें उसी धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति किया जा सकता है। तो ये भेदभाव हो गया धर्म के आधार पर। जैसे हिंदू कोई संस्था है तो उसमें हिंदू व्यक्तियों के लोगों का ही चयन किया जा सकता है। मुस्लिम कोई संस्था है तो वहाँ पर मुस्लिम व्यक्तियों के लिए, जो धार्मिक संस्था है बेसिकली, उसमें मुस्लिम व्यक्तियों की ही अपॉइंट किया जा सकता है। आर्टिकल 16(6) जो रिसेंटली 2019 में ऐड किया गया 103वां संविधान संशोधन के द्वारा, इसमें EWS को 10% आरक्षण मिला है सरकारी नौकरियों में। EWS का क्राइटेरिया क्या है? 8 लाख इनकम सालाना नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। इससे इनकम में टोटल परिवार की आय शामिल है, कृषि से आय, व्यवसाय से, सैलरी वगैरह सब। और बहुत सारा क्राइटेरिया है कि 200 स्क्वायर यार्ड अर्बन लैंड में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, 5 एकड़ ज़मीन नहीं होना चाहिए, 5 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए एग्रीकल्चरल लैंड। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की अंत की बात करते हैं। अनटचेबिलिटी को उन्मूलन करना है, समाप्त करना है। अस्पृश्यता की अंत की बात करता है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 इसीलिए लागू किया गया कि आर्टिकल 17 को सही ढंग से पालन किया जाए। इसमें दंड का प्रावधान है। नागरिक अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1976 कहा गया, इसका नया नाम है अभी। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 भी बनाया गया। ये पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में कि SC/ST जो प्रिवेंशन एक्ट है कब लाया गया? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में। आर्टिकल 18 जो कि समानता का लास्ट अधिकार है, इसमें उपाधियों की अंत की बात कही गई है। ये होता क्या था, जब हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिश का कॉलोनी था, तो उस समय राजा अंग्रेज राय बहादुर, राम बहादुर, राजा साहेब जैसी टाइटल देखो असमानता क्रिएट करते थे समाज में। मतलब टुकड़े टुकड़े, समाज को टुकड़े टुकड़े करना चाहती थी कुलीनता के बेसिस पर, उनकी इनकम के बेसिस से, स्टेटस के बेसिस पर। तो आर्टिकल 18 का ध्येय क्या है, इसका पर्पस क्या है, लाने का उद्देश्य कि समाज में समानता कायम हो। अपवाद क्या है कि कर्नल, कैप्टन, ब्रिगेडियर, सेना, एकेडमी में डॉक्टर, इंजीनियर की उपाधि दिया जा सकता है, क्योंकि ये योग्यता उनकी डिग्री हासिल करने पर दिया जाता है, उनके काम के अनुसार दिया जाता है। तो ये उपाधि का अंत नहीं है। अलग ये सब जो फालतू का उपाधि है स्टेटस के आधार पर, वेल्थ के आधार पर, इसका अंत की बात कही गई है। नागरिक विदेशी राज से टाइटल प्राप्त नहीं किया कर सकती है, इसमें कहा गया है। नागरिक या विदेशी लाभ पद या कोई भी लाभ पद धारण करना है, प्राप्त करना है विदेशों से, तो राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है। बालाजी राघवन केस और बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि पद्मश्री, पद्म भूषण, वीर चक्र, अशोक चक्र जैसे जो उपाधि दिया जाता है, ये पदवी जो दिया जाता है, टाइटल, ये वंशानुगत नहीं है, इसलिए इसका उन्मूलन करने की बात नहीं किया गया है। क्योंकि ये उनकी उत्कृष्ट कार्यों हेतु, अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों हेतु दिया जाता है, ये वंशानुगत नहीं। इससे समाज में असमानता क्रिएट नहीं होता है। इससे तो प्रेरणा मिलता है समाज में कि लोग अच्छे काम, उत्कृष्ट कार्य करें, ताकि ये सब प्राइज उनको मिले। कार्यों के आधार पर दिया जाता है, ना कि मेरिट के आधार पर दिया जाता है, ना कि वंशानुगत दिया जाता है। तो ये क्या है, वैलिड इसको ठहराया। इसमें इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो पद्मश्री वगैरह है इसका सफिक्स या प्रीफेस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल 18 का कोई व्यक्ति वायलेट करता उल्लंघन, तो उसको कोई सज़ा दिया जा सकता है? नहीं, संविधान में कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है। आर्टिकल 18 में पेनाल्टी वगैरह की बात नहीं की गई। इसका उल्लंघन होने, एक तरह का निर्देश दिया गया कि ऐसा उपाधियों का अंत करने का निर्देश दिया जाता है लोगों को, संविधान द्वारा एक निर्देशित अधिकार। इसका हनन होने पर कोई पेनाल्टी या सज़ा की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। तो ये समानता का अधिकार समाप्त हो गया, आर्टिकल अनुच्छेद 14 से 18 तक।